खेला है आप सभी ने? यस मैम, खेला है। खेला है। क्या शेप क्या होता है सोप बबल का? कौन सा सर्कुलर शेप? होता है। सर्कुलर होता है। और कभी देखा है कभी मक्खी या मच्छर को पानी पे वॉक करते हुए? हाँ मैम, ऐसे स्विमिंग करते हुए देखा है छोटे से इंसेक्ट को। स्विमिंग करते हुए देखा है। समा, हाँ। आपने भी देखा है? यस मैम। ओके। जब बारिश होती है तो फिर ऊपर से पानी कैसे गिरता है? बारिश की क्या होती है? स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं। स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो अगर हम सोप बबल की बात करें या बारिश की बात करें, या अगर आप कोई टैप भी खोले, कोई नलका भी खोले जिसमें से पानी गिरेगा, किस शेप में गिरता है पानी? अगर टैप को बहुत ही हल्के से खोलें तो जो उसमें से पानी निकलेगा वो किस शेप में गिरने की कोशिश करेगा? थोड़ा सोच के बताएं। मैम, जो टैप का शेप होगा उसके थ्रू निकलेगा। लाइक सर्कुलर होगा तो सर्कुलर इसमें वाटर गिरेगा। अच्छा, सर्कुलर होगा तो सर्कुलर पानी गिरेगा। ओके। वैष्णवी ने ज्वाइन किया है, माधवी ने ज्वाइन किया है। चलिए आज की क्लास से आगे बढ़ेंगे। अब मेरा दूसरा वाला स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को, जिसमें लास्ट क्लास का कुछ न्यूमेरिकल दिख रहा होगा। यस मैम, विजिबल है। विजिबल यस है? मैम। यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में अपना क्लास एंड कर दिया था। क्या बना हुआ है स्क्रीन पे? कौन सा टॉपिक कर रहे हैं हम लोग? पास्कल लॉ के मैम। पास्कल लॉ की अगर हम बात करें तो थोड़ा पीछे चले जाते हैं। पास्कल लॉ हमने ऐसे किया था, जहां पे आप एक अगर छोटा फोर्स F1 लगाएं किसी भी लिक्विड के ऊपर जो कि बंद है दोनों तरफ से, अगर आप एक छोटा फोर्स F1 लगाएं आपको दूसरे एंड पे एक बड़ा फोर्स मिल जाता है। क्योंकि पास्कल्स लॉ ये कहता है कि जो लिक्विड है अगर वो बंद है तो जो प्रेशर पॉइंट 1 पे आप जनरेट लगाएंगे वही प्रेशर आपको दूसरे एंड पे भी मिलेगा। क्योंकि प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है फोर्स और एरिया के टर्म्स में? प्रेशर का फॉर्मूला, वेरी गुड, फोर्स अपॉन एरिया। तो हमने यही वाला फॉर्मूला लगाया था कि पास्कल्स लॉ कहता है P1 और P2 बराबर होगा। फिर हमने P1 का फॉर्मूला लिखा यहाँ पे, फिर हमने P2 का फॉर्मूला लिखा यहाँ पे। वो फॉर्मूला हमने F1 अपॉन A1 इक्वल टू F2 अपॉन A2 करके हमने F2 निकाल के देखा कि F2 जो है हमारे पास वो काफी बड़ा आ जाता है एज कंपेयर टू F1। मतलब आपने लगाया छोटा फोर्स पॉइंट 1 पे पर आपको मिला बहुत बड़ा फोर्स एट पॉइंट 2 पे। और फिर हमने इसके बाद एक न्यूमेरिकल किया था देखने के लिए कि अगर आपने फोर्स लगाया है 25 न्यूटन का, आपको जो आउटपुट पे फोर्स मिलता है वो मिल रहा था 1250 न्यूटन का। ये किस लिए पॉसिबल हुआ? ये पास्कल्स लॉ की वजह से पॉसिबल हुआ। आज जो हम करेंगे, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे एक नया टर्म जिसको कहते हैं, क्या लिखा है मैंने? सरफेस टेंशन। सरफेस सरफेस टेंशन। टेंशन। वेरी गुड। क्या आप लोगों को कभी टेंशन होता है? यस मैम। अच्छा, कब होता है टेंशन? किस बात का होता है टेंशन? एग्जाम के वक्त। एग्जाम के वक्त। एग्जाम के वक्त श्रुतिका को टेंशन होता है। समा, आपको कब होता है टेंशन? एग्जाम के वक्त ही मैम। एग्जाम के वक्त। अच्छा, आप ये भी बोल सकते हैं कि मुझे टेंशन होता भी नहीं है। कई कई बच्चों को टेंशन भी नहीं होता है, बड़ों को भी नहीं होता है। प्रद्युम्न, आपको होता है टेंशन?
कभी कभी। कभी कभी। स्वजीत आपको? यस मैम, होता है। अच्छा, सभी को टेंशन होता है। तो अब जानने की कोशिश करेंगे कि लिक्विड्स को भी टेंशन होता है कि नहीं। तो ये जो मैंने बनाने की कोशिश की है, अभी तक जितने डायग्राम्स हम डिस्कस कर रहे थे, हमेशा मैंने एक बीकर ऐसे बनाया है और पानी को हमने ऐसे बनाने की कोशिश करी थी, राइट? ऐसा ही कुछ ड्रॉ कर रहे थे। अच्छा, अब Yes, पानी ma'am. किस चीज से बना होता है? आई रिपीट, पानी पानी किस चीज से बना होता है? केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर क्या होता है? H2O. अच्छा, H2O, वेरी गुड। ये होता है केमिकल कॉम्पोजिशन H2O, वेर H इज हाइड्रोजन, O इज ऑक्सीजन। तो क्या ये एटम है या मॉलिक्यूल है? Molecule. मॉलिक्यूल, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड स्वजीत एंड समा। अब जब हम मॉलिक्यूल को ड्रॉ करते हैं, मॉलिक्यूल को हम कैसे ड्रॉ करते हैं? क्या हम उसको त्रिकोण, ट्राइंगल बनाते हैं, या स्क्वायर बनाते हैं, या सर्कल्स के उस फॉर्म में ड्रॉ करते हैं? मे बी सर्कल। हम सर्कुलर मॉलिक्यूल्स जब भी हम बनाते हैं, हम सर्कुलर बनाते हैं। तो ये जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं, ये किस चीज के सर्कल्स हैं? अगर मैं पानी की बात करूं, दीज सर्कल्स आर H2O मॉलिक्यूल्स। अगर ये पूरा बीकर पानी से भरा हुआ है, क्या मैं ऐसे बना सकती हूँ कि पूरा बीकर H2O मॉलिक्यूल से ऐसे भरा होगा? कुछ कुछ ऐसा बना सकते हैं? बना Yes, सकते हैं। ma'am. ठीक है। अब थोड़ा समझाने के उससे मैंने फिर से वही वाला बीकर ले लिया जो पानी से भरा है, और मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल ले लिया जो सेंटर में है। इस मॉलिक्यूल के राइट साइड पे क्या यहाँ पे भी एक वाटर मॉलिक्यूल होगा? Yes, ma'am. यस मैम होगा। तो एक Yes, यहाँ ma'am. बना लेते हैं। क्या उसके लेफ्ट साइड पे भी होगा? हाँ मैम होगा। यस मैम। यस मैम। क्या उसके ऊपर भी होगा? हो सकता है ना उसके ऊपर भी। हाँ मैम होगा। अगर पानी यहाँ तक भरा हुआ है तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर भी होगा। क्या इस मॉलिक्यूल के नीचे भी होगा? यस मैम Yes, होगा। ma'am. हाँ मैम। तो अगर मैं मॉलिक्यूल 1 की बात करूं, क्या मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल 2 से बात कर सकता है, मतलब इंटरैक्ट कर सकता है? यस मैम कर सकते। Yes, ma'am. वेरी गुड। क्या मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल 3 से भी बात कर सकता है या इंटरैक्ट कर सकता है? हाँ मैम। यस मैम कर सकते Yes, ma'am. अच्छा, अब क्या आपस में इनमें दोस्ती हो सकती है 1 2 और 1 3 में? अगर वो एक साथ एक ही बीकर में बैठे हैं तो फ्रेंड्स ही होंगे? यस Yes, मैम हो ma'am. सकते। हो सकते हैं। तो ये भी फ्रेंडली है, तो अगर यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है और इस साइड पे भी इंटरेक्शन हो रहा है, क्या वो सेम इंटरेक्शन होगा? क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स पानी के ही मॉलिक्यूल्स हैं, सारे मॉलिक्यूल्स सेम ही मॉलिक्यूल्स है। क्या ये वाला फोर्स F1 और ये वाला फोर्स F2 सेम होगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम नहीं सेम होगा। सेम होगा। अगर सेम होगा तो टोटल फोर्स क्या हो गया पार्टिकल 1 पे? क्या पार्टिकल लेफ्ट में खींचेगा या पार्टिकल राइट में खींचेगा, या जहां है वहीं रहेगा? जहाँ है वही वहीं रहेगा। जहां है वहीं रहेगा। वेरी गुड। अगर मैं और भी लिख लूं कि यहाँ पे भी उसको ये वाला पार्टिकल बुला रहा है, ऊपर से भी वो बुला रहा है, क्योंकि वो चारों तरफ से सब मॉलिक्यूल्स के साथ इक्वली इंटरैक्ट कर रहा है, तो पार्टिकल नंबर 1 जो हमने लिया था, ये पार्टिकल नंबर 1 बीच में अपना बैठा होगा स्टेबल होके। ये ना लेफ्ट जाएगा, ना राइट जाएगा, ना ऊपर जाएगा, ना नीचे जाएगा। क्या हम सब इसी पे अग्री करते हैं, इस बात पे? यस मैम। Yes, ma'am. I agree. Yes, ma'am. तो F1 पे जो टोटल फोर्स है, क्या लिखूं, क्या होगा फोर्स, टोटल फोर्स? पार्टिकल नंबर 1 के चारों तरफ पार्टिकल थे, 1 2 3 4 5, और वो चारों तरफ से इक्वली इंटरैक्ट कर रहा था या बात कर रहा था। सो टोटल फोर्स ऑन पार्टिकल 1 क्या लिखे हम लोग? 0 मैम। 0। वेरी गुड अनुष्का। पार्टिकल पे 0 होगा, तो वो जहां है वो वहीं रहेगा। वो सबसे इंटरैक्ट तो कर रहा है, लेकिन वो किसी की तरफ भी नहीं जा रहा है, क्योंकि सब उसको इक्वली तरीके से बिहेव कर रहे हैं, सब उसके साथ इक्वल अमाउंट में इंटरेक्शन कर रहे हैं। सो टोटल फोर्स इज 0। पार्टिकल 1 में कोई स्ट्रेस नहीं है, उसको कोई तरीके का स्ट्रेस नहीं है, वो अपनी जगह पे बैठा रहेगा। लेकिन अगर मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर लूं, हमने बीकर वही ले लिया,
पानी के मॉलिक्यूल्स वही ले लिए और मैंने एक सरफेस का मॉलिक्यूल ले लिया। जो पानी मेरा यहाँ तक है तो मैंने सबसे टॉप वाले सरफेस का एक वाटर मॉलिक्यूल बना लिया। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसके नीचे एक वाटर मॉलिक्यूल हो सकता है, हो सकता Yes, है ma'am. मैम। यस मैम, ऐसे ही लेफ्ट में और ऐसे ही राइट में भी हो सकता है, राइट। यस मैम। अब क्योंकि पानी यहीं तक भरा हुआ था, क्या इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल हो सकता है? नहीं मैम। नहीं हो सकता। अब इसको देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या होगा। क्या ये पार्टिकल इधर खींचेगा इस पार्टिकल की वजह से, पार्टिकल नंबर 1 की वजह से खींचेगा? मतलब फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, दोनों में आपस में कोई इंटरैक्शन होगा? Yes, ma'am. होगा. होगा। ऐसे ही क्या इधर भी एक इंटरैक्शन होगा? यस मैम। Yes, ma'am. होगा. और कहीं और भी होगा जो मैंने ड्रॉ नहीं किया अभी, मुझे करना चाहिए? यस मैम। कौन सी Yes, साइड? ma'am, होगा। लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। Yes, ma'am. इधर भी होगा, तो इधर लिख देते हैं 3। क्या 2 और 3 सेम होंगे फोर्स वाइज? अगर मैं देखूं, क्या मॉलिक्यूल 2 और मॉलिक्यूल 3 बीच वाले पिंक वाले वाटर मॉलिक्यूल को इक्वली खींचेंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. Equally. इक्वली खींचेंगे। अब जो पार्टिकल 1 है क्या वो भी खींचेगा पिंक वाले मॉलिक्यूल को? Yes, ma'am. तो जब आपको कोई खींचता है आपका हाथ पकड़ के, क्या होता है? क्या आप उसकी तरफ चले जाते हैं? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. चलो. जाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो ये पार्टिकल 1 है ये पिंक वाले पार्टिकल को नीचे खींच रहा है, तो पिंक वाले पार्टिकल को नीचे चले जाना चाहिए, यस मैम। Yes, ma'am. मतलब उसको डूब जाना चाहिए। तो अगर डूब जाना चाहिए तो अगर हम कोई भी कंटेनर लें और उसमें कोई भी लिक्विड भर दे, लिक्विड में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उन सभी को डूब जाना चाहिए, है ना? यस मैम। है ना? अगर मैं बड़े वाले डायग्राम को देखूं, आप सब अग्री कर रहे हैं कि इस वाले पार्टिकल पे ज्यादा फोर्स बच रहा है नीचे की तरफ, तो उसको नीचे की तरफ चले जाना चाहिए। डू वी अग्री? यस मैम, एग्री। अग्री कर। पर ये जो पार्टिकल है ये डूबता नहीं है। जो भी आप लिक्विड देखते हैं उसके सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो डूबते नहीं है। तो अगर वो डूब उनपे खिंचाव है पर वो डूबते नहीं है, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो अपने आप को ऊपर बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं? Yes, ma'am. यस मैम, वो स्टेबल ही होगी फिर। स्टेबल अभी है नहीं पर वो कोशिश कर रहा है। जैसे अगर मैं स्वजीत को हाथ पकड़ के खींचूं तो उसको मेरी तरफ आना चाहिए, लेकिन वो अगर अपने से थोड़ा सा फोर्स लगाए अपनी जगह वो टिका रह सकता है ना? Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड। तो जब हम लिक्विड्स की भी बात करते हैं, लिक्विड्स पे जो सरफेस लेवल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो सरफेस लेवल के मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में तो इंटरेक्ट करते ही हैं, उनके ऊपर एक नेट नीचे फोर्स होता है, लेकिन सारे पार्टिकल्स डूबते नहीं हैं। तो अपने आप को डूबने से बचाने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ती है। अब वो जो मेहनत है वो हमें मिलता है सरफेस टेंशन के रूप में। टेंशन क्या हुआ? टेंशन हुआ ना, उसको कोई नीचे खींच रहा है पर वो जा नहीं रहा, तो उसको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है ना अपनी जगह पे रहने के लिए। Yes, ma'am. तो इस वाले फोर्स को काउंटर करने के लिए जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन। तो ये सरफेस टेंशन हमको कहाँ मिलेगा? पानी के अंदर मिलेगा या पानी के सरफेस पे मिलेगा या कहीं पे पानी में कहीं भी मिलेगा? पानी के सरफेस पे। वेरी गुड रुतिका। तो हम जो टॉपिक कर रहे हैं सरफेस टेंशन, वो हमें पानी के अंदर कभी टेंशन नहीं दिखेगा। अंदर का जो मॉलिक्यूल होगा वो बहुत हैप्पी होगा, उसके ऊपर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो हर तरीके से हर जगह से इक्वल फोर्स मिल रहा है उसको, तो वो अपनी जगह बहुत स्टेबल है। देयर इज नो टेंशन। बट जो बेचारे सरफेस पे होते हैं उनके ऊपर एक नेट फोर्स होता है, उनके ऊपर नेट फोर्स नीचे की तरफ होता है, पर वो पार्टिकल्स डूबते नहीं है। अपने आप को डूबने से बचाने के लिए जो वो एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं उस फोर्स को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। सो द एक्स्ट्रा फोर्स which is present at the surface is known as surface tension. Are we okay with this? यस मैम। तो एक Yes, बार ma'am. से बता दीजिए सरफेस टेंशन हमें
क्या सरफेस टेंशन हमें सॉलिड्स में दिखेगा या लिक्विड्स में दिखेगा? पहला क्वेश्चन तो ये, लिक्विड में दिखेगा। लिक्विड में दिखेगा। क्या हमें ये लिक्विड के पूरे लिक्विड में दिखेगा या किसी एक कोने में दिखेगा? किसी एक कोने में दिखेगा मैम, लाइक अपर सरफेस। अपर सरफेस, तो कोने पे भी नहीं दिखेगा, वो सबसे ऊपरी वाले लेयर पे दिखेगा। इट विल ऑलवेज बी ऑन द टॉप सरफेस। क्या सरफेस टेंशन एक तरीके का फोर्स कह सकते हैं कि पार्टिकल्स को डूब जाना चाहिए था, वो डूब नहीं रहा है, तो अपने आप को बचाने के लिए जो इंटरनली वो फोर्स लगा रहा है उसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो क्या ये एक तरीके का फोर्स मान सकते हैं हम लोग? यस मैम। यस मैम। अच्छा, एक आखिरी सवाल इस डायग्राम के ऊपर। ये जो फोर्स है, ये जिस फोर्स को हम सरफेस टेंशन कह रहे हैं अभी, क्या ये वॉल्यूम पे लग रहा है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड पे लग रहा है, या लेंथ ऑफ द लिक्विड पे लग रहा है? लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ द वेरी गुड, वेरी गुड अनुष्का, वेरी गुड। ये जो पूरा हमारा लाइन बनेगा, इस लाइन ऑफ पार्टिकल्स पे एक फोर्स लग रहा है। जो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है? नीचे की तरफ। यस मैम। तो ये जो लाइन है, ये लाइन सरफेस टेंशन एक्ट्स अलोंग द लाइन ऑफ द सरफेस। और जो, अगर मैं इस लाइन और इस फोर्स के बीच का एंगल पूछूं आप लोगों को, क्या एंगल बना रहा है दोनों? 90 डिग्री। 90 डिग्री, वेरी गुड, दिस इज 90 डिग्री। सो जो ये सरफेस टेंशन है, अगर इसको मुझे मैथमेटिकली लिखना पड़ेगा, हम कैसे लिखेंगे? सरफेस टेंशन इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। ये हो गया हमारा सरफेस टेंशन का फॉर्मूला। अब एक तो आप सभी लोग ये लिखेंगे कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या हुआ, उसके बाद आप लोग मुझे इसका यूनिट्स बताएंगे कि फोर्स और लेंथ का क्या यूनिट्स होता है, और वहां से मुझे सरफेस टेंशन का यूनिट्स निकाल के बताएं। उसके बाद आप लोग मुझे सरफेस टेंशन का डायमेंशन भी बताएंगे। ये अपने अपने नोटबुक में करेंगे, फिर हम साथ में इस वाले व्हाइट बोर्ड पे करेंगे। सरफेस टेंशन इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। ये जो फोर्स है, इट इज ऑलवेज ऑन द टॉप सरफेस। एल इज द लेंथ ऑफ द लिक्विड। पूरे वॉल्यूम पे नहीं होता है, वो सिर्फ टॉप सरफेस के लेयर पे होता है। और दोनों के बीच का दोनों के बीच का एंगल क्या था? फिर से चले जाते हैं पीछे वाले डायग्राम में। 90 डिग्री में। वेरी गुड। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर। का ऐसा यूनिट क्या होता है? फोर्स हम जब मेजर करते हैं, कौन से यूनिट में मेजर करते हैं? न्यूटन। नहीं समझ आया? न्यूटन। वेरी गुड, वेरी गुड, न्यूटन। और अगर लेंथ को मेजर करना होगा, किस में करेंगे? मीटर में। मीटर। मीटर, वेरी गुड। सो ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन विल बी न्यूटन पर मीटर। ये तो हो गया ऐसा यूनिट। अब डायमेंशन कैसे निकालेंगे? किसी को फोर्स का डायमेंशन याद है? फोर्स का डायमेंशन होता है ml/t - 2। और लेंथ का डायमेंशन कैसे लिखे हम लोग? यल मैम। हाँ जी बच्चे, यल मैम। हाँ जी समा, क्या लिखे? मैम नीचे है इसलिए ये यल लिखना चाहिए, जो फिर वो ऊपर लिखना जाएगा। है। इसमें माइनस हो जाएगा मैम। वेरी गुड, क्योंकि लेंथ है तो डायमेंशन एल हो जाएगा। न्यूमरेटर में भी एक एल है, डिनोमिनेटर में भी एक एल है, तो फाइनली रिड्यूस होके क्या लिखूं मैं पूरे उसका डायमेंशन? क्या एल और एल को हम काट सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से? वेरी गुड वैष्णवी। तो हम इसको लिखेंगे m, एल और एल कट गया, m t⁻⁻²। ये हो गया हमारा सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। जब आप सब लोग इतना लिख लें, मुझे एक बारी बता दें, फिर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे इस पे। हो गया मैम। हो गया? हो गया मैम। अच्छा, अगर हम पानी गिरा दे फ्लोर पे,
क्या होगा पानी का? फ्लो हो गया मैम। फ्लो होगा। तो अगर मैं उस फ्लो को थोड़ा सा बना के दिखाना चाहूँ, तो क्या एक ही मॉलिक्यूल भागेगा, या ये जो मॉलिक्यूल आगे जा रहा है ये पीछे वाले मॉलिक्यूल को भी अपने साथ लेके चलेगा? पीछे वाले मॉलिक्यूल को भी आपके हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। और ये वाला मॉलिक्यूल ये भी अपने पीछे वाले मॉलिक्यूल को साथ लेके चलेगा, Yes, हाँ ma'am. मैम। है ना? तो क्या हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल 2 का हाथ पकड़ के रखता है, मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल 3 का हाथ पकड़ के रखता है, मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल 4 का हाथ पकड़ के रखता है? क्या हम ये कह सकते हैं? Yes, Yes, यस ma'am. मैम। तो ये जो हाथ पकड़ने की बात मैं कह रही हूँ, ये अगर हम फिजिक्स के टर्म में देखें, 1 2 3 4 इनके बीच में कोई एक इंटरेक्शन है? Yes, ma'am. Yes, और ma'am. वेरी गुड। अब 1 2 3 4 ये सारे सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब नंबर 1 is also H2O, नंबर 2 is also H2O, नंबर 3 is also H2O, और नंबर 4 क्या है यहाँ पे? H2O। तो ये जो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और अगर सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होता है आपस में जो फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड होता है, उस वाले फोर्स को हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच का जो फ्रेंडशिप होता है या उनके बीच का जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, उसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। आर वी ओके विद दिस टर्म कोहेसिव फोर्स? Yes, ma'am. ओके। यस मैम। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, क्या सबने फेविकॉल से काम किया है? Yes, Yes, ma'am. यस मैम। ओके, अगर किसी ने ध्यान से देखा होगा, फेविकॉल के नीचे एक और वर्ड लिखा होता है, क्या किसी को कोई हल्का सा याद आ रहा हो? वो वर्ड ए से शुरू होता है। अच्छा, फेविकॉल हम कहाँ यूज करते हैं? हाँ जी, अधेसिव कह रहे हो आप? वेरी गुड, वेरी गुड वैष्णवी। फेविकॉल जो हम यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं? किसी भी चीज को ज्वाइन करने के लिए। क्या कभी भी आप पानी के मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करने के लिए फेविकॉल यूज करोगे? No, ma'am. नहीं मैम। नहीं करेंगे, क्योंकि जो सिमिलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें आपस में ही थोड़ी बॉन्डिंग होती है, आपस में ही थोड़ा फोर्स होता है, जिसको हम कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। जैसे पेपर की अगर मैं बात लूं, पेपर में भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, वो आपस में जुड़े रहते हैं बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स। अगर मैं एक ग्लास में पानी लूं और पानी को सारा गिरा दूं, क्या फिर भी थोड़ा सा पानी उसमें लगा रह जाएगा? Yes, ma'am. yes, यस मैम। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो पानी का मॉलिक्यूल है, वो आपस में जो रखता है इंटरेक्शन, ये दूसरे मटेरियल के साथ इंटरेक्शन रखता है? बोल सकते हैं? यस मैम। Yes, ma'am. तो जब दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, अभी जो मैंने ग्लास वाला एग्जांपल लिया, ग्लास अगर मेरा स्टील का बना है, पानी मेरा H2O का बना है, तो अगर आप ग्लास खाली भी कर दें तो भी थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स उसके साथ चिपके रह जाते हैं। तो वो जो फोर्स होता है विच इज प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स। और अगर आप कभी दोबारा फेविकॉल से काम करें तो उसको थोड़ा ध्यान से देखें, उसमें लिखा होता है एडहेसिव फोर्स, क्योंकि एडहेसिव फोर्स हमेशा दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। जैसे हमें पेपर को वुड पे चिपकाना हो या पेपर को कहीं और चिपकाना हो, तो हम एडहेसिव फोर्स का यूज कर सकते हैं। मैम इसकी कोई डेफिनेशन है क्या? इसका डेफिनेशन है कौन से वाले का बताऊं पहले, एडहेसिव का बताऊं कोहेसिव का बताऊं? दोनों का मैम। Cohesive. अच्छा, कोहेसिव फोर्स पहले आप लोग एक बारी मुझे बता दीजिए, कोहेसिव फोर्स किसके बीच में था? सिमिलर पार्टिकल्स या डिफरेंट पार्टिकल्स? सिमिलर पार्टिकल्स। सिमिलर पार्टिकल। वेरी गुड। तो इसी को हम थोड़ा अपना सेंटेंस में लिख लेंगे, द फोर्स दैट इज प्रेजेंट बिटवीन सिमिलर और सेम पार्टिकल्स। मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ।
कोहेसिव फोर्स हो गया फोर्स बिटवीन सेम या फिर सिमिलर पार्टिकल्स, इसको हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। और एडेसिव फोर्स क्या हो जाएगा, फिर क्या लिखूं, फोर्स बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स या फिर अनलाइक पार्टिकल्स। So force between same type of particles is called cohesive. Force between different types of particles is called adhesive. Adhesive हमको दो अलग अलग चीजों को जोड़ने के काम में आता है, जैसे पानी और ग्लास हो गया, हनी और ग्लास हो गया। तो उनके बीच में हनी और ग्लास के बीच का जो फोर्स होगा वो एडेसिव होगा। हनी और हनी के बीच का जो फोर्स होगा उसको क्या बोलेंगे, कोहेसिव। वेरी गुड। अब मुझे ये बताएं कि पानी और पानी का जो कोहेसिव फोर्स है और हनी का जो कोहेसिव फोर्स है, किसमें ज्यादा कोहेसिव फोर्स है, कौन आपस में बहुत ज्यादा फ्रेंडशिप करता है? वेरी गुड, वेरी गुड। पानी मैम, ऐसा पानी की हनी, दोनों सेम साउंड कर रहे हैं मुझे। पानी की हनी, कोहेसिव फोर्स किसमें ज्यादा है, पानी या हनी? पानी मैम। पानी में, ओके। हनी मैम। हनी, ओके। क्योंकि अलग अलग लग रहा है तो थोड़ा इसको जानने की कोशिश करते हैं। बेटा आपको क्यों लगा कि पानी में ज्यादा होगा? जब पानी हम जमीन पे गिरा देते हैं, क्या पानी बहुत जल्दी फैलता है? यस मैम। तो पानी अगर जल्दी फैल रहा है, यस बेटा, यस माधुरी। बेटा माधुरी कुछ कहना चाह रहे हो आप? अच्छा, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जब पानी जमीन पे गिर जाता है, पानी तेजी से भागता है कि हनी तेजी से भागता है? पानी तेजी से भागता है। तो पानी अगर तेजी से भाग रहा है, क्या हम बोल सकते हैं कि पानी जो है वो फ्लोर के पार्टिकल्स के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है जल्दी जल्दी? यस मैम। तो मतलब वो फ्लोर के पार्टिकल्स के साथ भी उसकी दोस्ती है और अपने वाले पार्टिकल्स के साथ भी दोस्ती है। क्योंकि ज्यादा दोस्ती अपने साथ नहीं है, इसीलिए वो दूसरे से भी ज्यादा जल्दी बात कर पा रहा है। जहां की अगर हम हनी का एग्जाम्पल लें, जब हनी गिर जाता है, क्या वो जल्दी भागता है? नहीं मैम। नहीं। तो मतलब जो हनी के मॉलिक्यूल्स है वो आपस में इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो जल्दी से दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो जल्दी से फैलते नहीं है, इसलिए वो जल्दी से भागते नहीं है। तो कोहेसिव फोर्स हनी में ज्यादा होगा, पानी में कम होगा। अच्छा, थोड़ा बहुत खाना बनाना किसको आता है? मुझे मैम। अच्छा, आता है मैम, मुझे आता है, थोड़ा बहुत आता है। ओके, तो अगर हम कढ़ाई में सबसे पहले क्या डालते हैं? हाँ जी बच्चे, यस वैष्णवी। नहीं मैम, मुझे भी आता है। आपको भी आता है, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर जब हम खाना बनाने लगे, कोई भी सब्जी बनाए, सबसे पहले कढ़ाई में हम क्या डालते हैं? तेल डालते हैं मैम। तेल डाल, ठीक है, ऑयल डालते हैं। ऑयल डालते ही क्या हम उसमें मसाला, जीरा ऐसा कुछ डाल देते हैं या कुछ और करते हैं डालने से पहले? उसे हीट करते हैं। उसको हीट करते हैं। तो हीट करते क्या फर्क आ जाता है तेल में? गर्म हो जाता है मैम। गर्म हो जाता है मैम। गरम तो हो जाता है, क्या कढ़ाई में और भी कुछ दिखता है? गरम करते ही तेल अपनी जगह बैठा रहता है या थोड़ा सा ज्यादा फैल जाता है? थोड़ा फैल जाता है। थोड़ा फैल जाता है। तो हम एक्चुअली जब हम गरम कर रहे होते हैं ना किचन में, तो हम कोहेसिव एडेसिव फोर्सेस के बीच में काम कर रहे होते हैं। हम थोड़ा सा सरफेस टेंशन पे काम कर रहे होते हैं। जैसे ही आपने गरम किया, उसका सरफेस टेंशन कम हो गया। सरफेस टेंशन कम होते ही वो पैन या कढ़ाई में जल्दी से भागने लग गया। तो जैसे ही आपने उसको गरम किया, उसका कोहेसिव फोर्स थोड़ा सा टूट गया, उसका एडेसिव फोर्स बढ़ गया और वो फैलने लग गया। तो ये जो फिजिक्स है, ये आप लोग डेली किचन में देखते हैं कहीं ना कहीं। अच्छा, इसी का दूसरा एप्लीकेशन बताती हूँ। जो आप लोग खाना खाते हैं, ठंडा खाना अच्छा लगता है कि गर्म खाना अच्छा लगता है? गरम। गरम। तो अगर मैं ठंडी दाल का एक चम्मच लूं और मैं गरम दाल का थोड़ा सा एक चम्मच लूं, तो गरम दाल ज्यादा टेस्ट अच्छा लगेगा हम सभी को?
यस मैम। ऐसा क्यों? टेस्ट कहाँ से पता चलता है? ये आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में किया होगा। टेस्ट टेस्ट बड्स जो होते हैं कहाँ पे होते हैं? टंग। टंग पे होते हैं। टंग पे होते हैं। तो जहां तो आपने गरम, थोड़ा सा हल्का गरम डाल लिया, उसका सरफेस टेंशन कम होता है, वो आपके टंग पे पूरा फैल जाता है, आपको अच्छे से टेस्ट आता है। वही जहां आपने ठंडा खाना लिया, आपके टंग पे वो इतने अच्छे से नहीं फैला और आपको टेस्ट थोड़ा कम आया, इसीलिए आपको गरम खाना ज्यादा टेस्टी लगता है। तो टेस्टी लगने का कारण भी सरफेस टेंशन है, टेस्टी लगने का कारण भी कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स है। तो सरफेस टेंशन हमें कहाँ मिलता है लिक्विड पे? फिर से पूछती हूँ, सरफेस टेंशन जो हमने सबसे पहले आज किया था वो हमें लिक्विड के टॉप सरफेस पे मिलता है। वेरी गुड। सबसे ऊपरी सतह पे, सबसे ऊपरी लेयर पे हमें सरफेस टेंशन मिलता है। सरफेस टेंशन का जो रीजन होता है वो कहीं ना कहीं कोहेसिव फोर्स एंड एडेसिव फोर्सेस मिलके उसको बनाते हैं। जो ऊपर हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में हाथ पकड़ के बैठे होते हैं। तो वो कौन सा फोर्स हुआ, कोहेसिव की एडेसिव? कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव मैम। एडिसिव फोर्स। वेरी गुड, इट इज कोहेसिव फोर्स। और जो ऊपर के मॉलिक्यूल्स हैं कहीं ना कहीं वो कंटेनर या बीकर या ग्लास में भी हैं, तो जो लास्ट वाला पार्टिकल है वो ग्लास से भी बात कर रहा होगा या इंटरैक्ट कर रहा होगा। यस मैम। यस मैम। तो अगर मैं एडेसिव फोर्स पूछूं, एडेसिव फोर्स कहाँ पे मिलेगा हमें? अनलाइक पार्टिकल्स। एट द एंड ऑफ द बीकर। तो अगर मैं डायग्राम पे वापस चली जाऊं एक बारी फिर से, ये जो हमने सबसे पहले डायग्राम्स किए थे, इन फोर्सेस को क्या नाम देंगे? 1 2 3 के बीच में जो फोर्स है क्या नाम देंगे उसको? कोहेसिव फोर्स में। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मैं दो चार पार्टिकल्स और बना दूं, ये एक पार्टिकल यहां आ गया जिसको मैंने नंबर किया 5, और यहाँ एक और पार्टिकल आ गया जिसको मैंने नंबर किया 6। अब अगर आप 6 को देखें, 6 इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ किस फोर्स से जुड़ा हुआ है? कोहेसिव। वेरी गुड, इट कोहेसिव इज फोर्स में। इट इज कोहेसिव फोर्स। अगर मैं ये बात करूं कि 6 ये बीकर के साथ जो बातचीत हो रही है, इस वाले फोर्स को क्या नाम देंगे? एडिसिव फोर्स। वेरी गुड। तो इंटरैक्शन बिटवीन सेम और सिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कोहेसिव। Interaction between different molecules is called adhesive forces. Surface tension is a surface phenomena, मतलब वो हमें सिर्फ सरफेस पे ही मिलेगा। मैथमेटिकली उसका फॉर्मूला हमने निकाला था S इक्वल्स टू F अपॉन L। अब इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन करेंगे। क्या बुक आ गई है सबके स्क्रीन पे? यस मैम। विजिबल है मैम। नहीं दिख रहा? दिख रहा है? दिख रहा है मैम। दिख रहा है। तो आज हमने थोड़ा सा ये सरफेस टेंशन के बारे में बात किया है। ये थोड़ा बहुत हमने फोर्सेस, इनका डायग्राम थोड़ा अलग है, मैंने अपने तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की बात करी है। थोड़ा सा हम लोगों ने कोहेसिव फोर्स, ये जो है कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स के बारे में डिस्कशन किया है, और हमने एक फॉर्मूला भी निकाला है। अब उस फॉर्मूला को यूज करके पहले तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे सभी, अपने आप करने की कोशिश करेंगे पहले। इसमें आपको सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया हुआ है और बीकर ऑफ रेडियस 10 दिया हुआ है।
जो अभी तक हम डायग्राम बना रहे थे उसमें बीकर बना रहे थे, जो बीकर का रेडियस दिया हुआ है वो हमें 10 दिया हुआ है, और सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज 0.075 न्यूटन पर मीटर। आपको फोर्स निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए? S is equal to F upon L. वेरी गुड। इसमें हम यूज करेंगे, चैट बॉक्स में लिखती हूँ, आप सभी ये यूज करेंगे जो आज हमने किया था, S इज इक्वल टू F अपॉन L। और आपके क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में S दिया हुआ है, L दिया हुआ है, आपको फोर्स निकालना है। तो फोर्स हो जाएगा सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, और लेंथ आपने क्या लिया है? 0.2 सेंटीमीटर। 0.2 सेंटीमीटर। तो हमने इसको डबल क्यों किया? क्योंकि रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो बीकर का आधा दिया हुआ था, जो पूरी उसकी चौड़ाई होगी उसको हम डायमीटर बोलेंगे, तो डायमीटर विल बी द ट्वाइस ऑफ द रेडियस। तो 10 की जगह 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर को हम 0.2 मीटर्स लिखेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे। सभी अपना आंसर लिखिए चैट बॉक्स पे कैलकुलेट करके। नहीं आया किसी का आंसर? क्या साथ में करें? मैम 0.15। ये आया है सभी का? हाँ मैम यही आया है। ये आंसर आया है, ठीक है। एक लास्ट में और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसमें और है नहीं अभी इस वाले में क्वेश्चन। Just give me a minute. अब जब तक ये वाइट स्क्रीन आ रहा है मेरा, मुझे एक डिफरेंस बताइए। जो आप ग्लास में पानी लेते हैं उसका जो टॉप सरफेस होता है, और जो थर्मामीटर में मरकरी होती है उसका जो टॉप सरफेस होता है, क्या उसमें कोई डिफरेंस होता है? मैं रिपीट करती हूँ, जब आप ग्लास में पानी लेते हैं पीने के लिए, जो उसका टॉप सरफेस आपको दिखता है, और जो आपने मरकरी देखा होगा, मरकरी देखा है सबने थर्मामीटर के अंदर?
यस मैम। तो मरकरी का जो शेप होता है और पानी का जो शेप होता है टॉप सरफेस पे, क्या वो सेम होता है कि अलग होता है? तो मैं एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। जब हम ग्लास में पानी लेते हैं, शायद सेम होगा मैम। हाँ जी बच्चे, क्या होगा स्वजीत? सेम ही होगा। सेम ही होगा। अच्छा, मैं 3 डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। एक में मैंने ड्रॉ किया कुछ ऐसा, एक में मैंने ड्रॉ किया ऐसा, एक में मैंने ड्रॉ किया ऐसा। इसको हम नंबर 1 कर देते हैं, इसको नंबर 2 कर देते हैं, इसको नंबर 3 कर देते हैं। अब आप जब ग्लास में पानी लेते हैं तो शेप कैसा दिखता है, कौन सा वाला दिखता है, 1 2 की 3? ये ग्लास समझे, इस बीकर्स को ग्लास की तरह समझे, और इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है तीनों में। तो 1 2 3 में से जब आप One. पानी पीने वाला लेते हैं कौन सा वाला होता है, 1 2 या 3? 1। 1. 1 मैम। इट इज 1। ओके, कहीं पे भी आपने 2 देखा होगा या 3 देखा होगा? एक बात बताएं मुझे, क्लास 9th में स्कूल में आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था, जहां स्कूल में बीकर में पानी लेते हैं और कुछ मेनिस्कस देखने को बोलते हैं, ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया? तो कोई बात नहीं, आप बता सकते हैं कि नहीं ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया। लोअर मेनिस्कस, अपर मेनिस्कस। हाँ जी बेटा, स्वजीत, प्रद्युम्न, क्या ये वाला एक्सपेरिमेंट किया हुआ है? नहीं मैम, नहीं किया। नहीं किया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थर्मामीटर सबने देखा है घर पे? यस मैम। थर्मामीटर के नीचे जो सिल्वर सिल्वर पोर्शन दिखता है वो मरकरी होता है। तो एक बार अगर आसपास पड़ा है तो देख के बताएं कि कौन सा वाला पोर्शन, क्या वो भी ऐसा फ्लैट होता है या 2 या 3 में से कुछ होता है? वेट करूं, समझाऊं? मैम समझा दीजिए। 3 में से लगता है मैम। कौन सा वाला होता है बेटा? 3 में से। 3 में से। अगर तो आपके घर में बिल्कुल शुद्ध पानी आता है, बिल्कुल शुद्ध, कि इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कुछ मिलावट नहीं है, फिर जो आपका पानी होगा वो नंबर 1 होगा। लेकिन जो हम लोगों के घर में पानी आता है उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होती है। तो जब हम ग्लास में पानी लेते हैं, अगर हम कांच के ग्लास में लें और थोड़ा दूर से देखें तो वो फ्लैट नहीं होगा। ये आपका जो ग्लास ऑफ वाटर होता है वो ऐसा कुछ होता है, उसमें नीचे की तरफ कर्व बना होता है। वहीं अगर आप मरकरी देखिए थर्मोमीटर में, आप क्लास के बाद भी देख सकते हैं, मरकरी जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, उसका शेप ऑफ द मेनिस्कस ऐसा होता है। एक का कॉनकेव होता है, एक का कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज देखा है आप लोगों ने? यस यस मैम। मैम। कॉनकेव मतलब ऐसे डूबा हुआ, अंदर की तरफ धसा हुआ, ये हो गया कॉनकेव। ये वाला जो साइड होता है इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स, राइट? यस मैम, राइट। तो जो शेप ऑफ द इसको हम कहते हैं शेप ऑफ द मेनिस्कस। ये जो पहला वाला शेप है ये आपका फ्लैट शेप है। जो दूसरा वाला शेप है वो है कॉन्वेक्स, उभरा हुआ बाहर की तरफ, ये आपका कॉन्वेक्स हो गया। जो थर्ड वाला है वो हो गया आपका कॉनकेव। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कॉनकेव कब होता है, कॉन्वेक्स कब होता है, फ्लैट कब होता है, और किस टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे, एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस के टर्म्स में। सबको याद है व्हाट इज एडहेसिव एंड व्हाट इज कोहेसिव? जल्दी से एक बार बता दें, एडहेसिव और कोहेसिव याद है सबको अभी? यस मैम। ओके, तो अगर मैं सबसे पहले ये वाला शेप लूं, पहले ये वाला ले लेते हैं जिसमें हमने कुछ ऐसे ड्रॉ किया था। ऐसे ड्रॉ करने का मतलब है कि आपके मॉलिक्यूल यहाँ पे है, मॉलिक्यूल यहाँ पे है, मॉलिक्यूल यहाँ पे, मॉलिक्यूल यहाँ पे, मॉलिक्यूल यहाँ पे, राइट? ऐसा ही कुछ होगा। यस मैम। यस मैम। मैम। अब इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है? नहीं समझ आया। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स बोलेंगे हम लोग? कोहेसिव। वेरी गुड। इन दोनों के बीच में?
बिल्कुल ठीक। इन दोनों के बीच में भी कोहेसिव होगा, इन दोनों के बीच में भी कोहेसिव होगा। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें, क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये इस वाले वॉल से भागने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब ये आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं, या फोर्स के टर्म्स में देख लेते हैं। एक सिंगल डायग्राम बनाती हूँ फिर से। यहाँ पे जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल के साथ इस पार्टिकल का कोहेसिव है, इस पार्टिकल का इस पार्टिकल के साथ कोहेसिव है। क्या ये हम कह सकते हैं कि ये अट्रैक्टिव फोर्स इधर है, ये अट्रैक्टिव फोर्स इधर है? जहां नहीं समझ है बता देंगे आप मुझे। यस मैम, कह सकते हैं। इसको अगर मैं F1 लिखूं और इसको मैं अगर F2 लिखूं, क्या पार्टिकल, इस वाले पार्टिकल नंबर 1 पे कोई और फोर्स भी है जो मैंने नहीं लिखा है अभी? अच्छा ये बताएं मुझे, F2 का नाम बताएं चलिए। एडहेसिव कोहेसिव? कोहेसिव। कोहेसिव, वेरी गुड। F1 एडहेसिव कोहेसिव? कोहेसिव। कोहेसिव। क्या एक और फोर्स नहीं होना चाहिए पार्टिकल 1 पे जो मैंने अभी तक नहीं बनाया है? यस मैम, F3 होगा ना 1 के सामने। 1 के साथ और किसका? जो 1 पार्टिकल है वो इस वॉल के साथ भी तो चिपका हुआ है ना? यस मैम, तो इन दोनों के बीच में भी कोई फोर्स होगा जिसको मैंने नहीं लिखा था, वो F3 होगा। यस मैम। यस। अब आपने क्लास 11th में वेक्टर्स किए होंगे। यस मैम। अब जो मैंने किया है, अब मैं सर्कल नहीं बना रही हूँ। ये आपका एक पार्टिकल था जिसमें आपने फोर्स यहाँ लगाया F2, एक फोर्स लगाया यहाँ पे F1 और एक फोर्स लगाया आपने यहाँ पे F3, राइट? यस मैम, तो अगर सबसे पहले मैं इन दोनों का निकालना चाहूँ, F2 और F3, रिजल्टेंट कहाँ होगा? अगर तो मैंने F2 थोड़ा सा बड़ा बनाया है और F3 थोड़ा सा छोटा बनाया है, तो मतलब F2 का वैल्यू बड़ा है F3 से। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा साइड होना चाहिए, राइट की लेफ्ट? मैं फिर से पूछ रही हूँ, F2 और F3 का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं हम वेक्टर्स। अगर वेक्टर्स ध्यान नहीं है मैं थोड़ा सा बता सकती हूँ, और अगर ध्यान है तो एक फोर्स आपका यहाँ लग रहा है, एक फोर्स आपका यहाँ लग रहा है, मतलब इस पार्टिकल को दोनों डायरेक्शन में खींच रहे हैं। तो ये पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? जहां ज्यादा फोर्स है। यस मैम। तो क्योंकि मैंने इधर ज्यादा फोर्स लिया है, F3 और F2 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ये F2 माइनस F3 इधर आ जाएगा? ऐसे लिख सकते हैं? अच्छा वैल्यूज डाल देते हैं। ये 5 न्यूटन है और ये 2 न्यूटन है। आपका राइट पे 5 न्यूटन है, लेफ्ट पे 2 न्यूटन है। रिजल्ट कहाँ पे मिलेगा हमें? रिजल्ट फोर्स किस साइड होगा? 5 की साइड। तो वही मैंने लिखने की कोशिश की है यहाँ पे। अगर ये 5 है और ये 2 है, मेरा रिजल्टेंट इस साइड पे बन जाएगा 5 माइनस 2 3 न्यूटन, राइट? लिख सकते हैं? यस मैम, लिख सकते यस मैम, और एक फोर्स जो मैंने अभी नहीं लिया है वो फोर्स आपका F1 था, है ना? अब Yes, ये ma'am. 3 न्यूटन और F1 हुआ, इसका रिजल्टेंट कहाँ पे होगा? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है, क्या उसका रिजल्टेंट मैं कुछ ऐसा बना सकती हूँ? यस मैम, बना सकते। यस मैम। ओके, 2 लोगों ने यस मैम बोला है, बाकी लोगों ने? यस मैम। ओके, तो अब पीछे चलते हैं। हमने शुरुआत कहाँ से की थी? हमने शुरुआत की थी कि हमने 3 पार्टिकल्स ड्रॉ किए और हमने एडेसिव और कोहेसिव फोर्सेस उसमें ड्रॉ कर दिए, F1 F2 F3। फिर हमने एक एक करके रिजल्टेंट निकालना शुरू किया। F3 और F2 का रिजल्टेंट हमने देखा कि वो अंदर की तरफ हो रहा है, और जो F1 था वो नीचे की तरफ हो रहा है, और जो रिजल्टेंट है वो FN लिख रही हूं मैं, ये रिजल्टेंट है।
तो जब पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस दोनों होते हैं, अच्छा यहाँ पे 5 न्यूटन एडहेसिव था कि कोहेसिव था? कोहेसिव। वेरी गुड, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। 5 न्यूटन कोहेसिव था, इसलिए जो हमारा रिजल्टेंट बना वो हमारा कुछ ऐसा बना। यस मैम। तो अगर मैं सारे पार्टिकल्स का फोर्स लेती चली जाऊं तो क्योंकि हमें इस डायरेक्शन में मिला तो हमारा जो सरफेस बनता है वो ऐसा बन जाता है। तो हमें ऐसा वाला सरफेस कब मिलता है? जब कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है या एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। So the shape of the meniscus will be concave when cohesive forces are more. मतलब आपस में उनका फोर्स जब ज्यादा होता है, ये वाला जब ज्यादा हुआ तो आपको ये वाला शेप मिल गया। Are we clear with this? थोड़ा बहुत कुछ यस समझ आया? मैम, क्लियर है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ठीक है। अब एक को सिंपल क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पे। The force of attraction between molecules of the same substance is called? कोहेसिव फोर्स। कोई इश्यू Very good, very good. Cohesive It is cohesive. Very good. The force of attraction between molecules of different substances? Adhesive force. एडिसिव मैम। It is adhesive. Very good. Sphere of influence. Sphere of influence मतलब जो टॉप सरफेस पे मॉलिक्यूल था, क्या वो हजारों मॉलिक्यूल से बात करेगा या जो उसके आसपास है उसी के साथ बात करेगा? जो आसपास आसपास से- है उससे बात आसपास करें। इसी से बात करेंगे। जो आसपास है, ये जो आसपास वाला हम वो कह रहे हैं उसको हम कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब वो कितने पार्टिकल्स के आसपास वाले से बात कर पाता है, वो उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो जाता है। सरफेस फिल्म कहाँ पे हमने यूज किया? कहाँ पे था सरफेस फिल्म? सरफेस टेंशन पर। इट इज सरफेस टेंशन एट द टॉप। मतलब जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है उस पे आके सरफेस फिल्म बनाता है। सरफेस फिल्म बनता है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। अब पोटेंशियल एनर्जी हमने नहीं किया, पोटेंशियल एनर्जी हम अगली क्लास में करेंगे। अभी तक जो हमने डिस्कस किया थोड़ा बहुत, एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, सरफेस टेंशन, सरफेस प्रॉपर्टी, वो नीचे क्यों नहीं जाता है, एडहेसिव ज्यादा होगा तो क्या होगा, कोहेसिव ज्यादा होगा तो क्या होगा, शेप ऑफ द मेनिस्कस फ्लैट कब होगा, ऊपर कब जाएगा, नीचे कब जाएगा, थोड़ा बहुत समझ आया है? यस यस मैम। मैम। ओके। अब जो हमारी अगली क्लास है वो हमारी एक दिन छोड़ के ही है। मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ तक का सारा पढ़े और अगर कोई डाउट्स हैं यहाँ तक, वो आप लिख के तैयार रहें अगली क्लास के लिए, कि क्लास शुरू करने से पहले हम वो पूछें फिर ही हम आगे बढ़े। यस बेटा, यस समा। मैम इधर नेटवर्क इशू है तो बहुत देर से स्क्रीन नहीं दिख रही थी मैम, तो आप ये वाला जो क्लास आखिरी में पढ़ाए थे हाँ हाँ, वो पढ़ा सकते हो क्या मैम? फिर अच्छा आपको एडहेसिव फोर्सेस समझ आ गया बेटा? यस मैम, बताए तब थी मैम, और न्यूमेरिकल केस है मैम। वो भी वहां तक भी थे, तो आपने वो नहीं हाँ, देखा होगा, शेप ऑफ द मेनिस्कस नहीं देखा होगा। तो अगली क्लास हम Yes, शेप ma'am. से शुरू कर लेंगे। अगली क्लास हम फिर से शेप से शुरू कर लेंगे जहां का आपका मिस हो गया। ठीक है बेटा? मैम थैंक यू मैम। यू वेलकम। बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि यहाँ तक का सारा पढ़े, क्योंकि मुझे तभी पता चलेगा जब आप क्वेश्चंस पूछेंगे मुझसे। तो यहाँ तक का जो भी क्वेश्चन बनता है, पास्कल्स लॉ, सरफेस टेंशन, या फिर एडहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस, प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, न्यूमेरिकल्स में अगर कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक का आप सब तैयार करके रखेंगे अगली क्लास के लिए। और अगली क्लास में थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा और 2-3 टॉपिक्स और कवर कर लें।
क्योंकि अभी काफी बचा हुआ है इस टॉपिक से। ठीक है, यस मैम, चलेगा। चलेगा ना? ठीक है। अभी अभी कुछ ma'am. पूछना है आज के टॉपिक से अभी तक का कोई डाउट? हाँ ना? नहीं मैम, कोई डाउट नहीं। ओके। मुझे एक बात बताएं, गूगल फॉर्म पे मैं कुछ न्यूमेरिकल्स तैयार रखूं अगली क्लास के लिए, एमसीक्यू ma'am. टाइप के यस क्वेश्चन? मैम। Yes, ma'am. तो फिर अगली क्लास में पहले 10 मिनट हम क्वेश्चंस ही करेंगे, एक छोटा सा टेस्ट लूंगी जो अभी तक पढ़ाया है, तो थोड़ा सा वो रिवाइज करके आए कि मुझे भी खुशी मिले कि आप लोगों को थोड़ा समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ, वरना मुझे लगेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ नहीं आ रहा है। 5 क्वेश्चंस रखेंगे, 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस रखेंगे जो आप थोड़ा सा तैयारी करके आए। ठीक है, कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं? यस मैम, Yes, कर ma'am. सकते। ओके ओके, वेरी गुड। अगली क्लास में कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट भी आप लोगों को दिखाऊं अगला टॉपिक पे।